हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इजी वे पर। दोस्तों, हम आज क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो होगा अपना मॉक टेस्ट सीरीज़ जो अपने चल रही है 150 क्वेश्चनों की, और ये है अपना पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, जो हमने सीरीज़ बनाई है ये आपके सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखकर बनाई है। ये उन एग्ज़ाम का उन सभी प्रश्नों का इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो चलो बिना देर किए करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ। क्लास का पहला क्वेश्चन है और सीरीज़ का 41 नंबर का क्वेश्चन होगा। देखिए 40 नंबर 1 सीरीज़ का और पहला क्वेश्चन क्लास का क्या कह रहा है। कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अविग्रह अवशेष रह जाते हैं। अविग्रह मतलब उसमें पादप के कुछ अंश रह जाते हैं। आपके उस कोयले का नाम बताना है। ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट और बिटुमिनी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पीट। यानी पीट कोयले में जब उसका पीट कोयला अपन बोलते हैं उसमें आपके पादप के कुछ तलीय द्रव्य या तलीय अवस्था में क्या जाते हैं, अवशेष रह जाते हैं। यानी कहने का आत्मा जो पीट कोयला होता है ना, इसे कोयले की प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है। ठीक है, अगर इसको बात करें कोयले के हिसाब से तो कोयले में सबसे खराब कोयला होता है कौन सा, पीट कोयला। क्यों? क्योंकि पीट कोयले में पादप ही तो होता है एज ए लकड़ी, तो इसमें धुआं अधिक होता है और इसमें जो ऊर्जा होती है वो क्या होता है, बहुत कम होती है। जबकि आपका सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है, जिसमें ऊर्जा बहुत अधिक होती है और धुआं बहुत ही कम निकलता है। ये दो तो मैंने बता दिए। प्रश्न आपको अधिकतम पूछ सकता है, खराब पूछ सकता है, लेकिन कभी कभी प्रश्न बीच में से पूछ लेता है कि बताइए कि श्वेत कोयला कौन सा कहलाता है। तो दोस्तों, लिग्नाइट को अपन क्या बोलते हैं, श्वेत कोयले के नाम से जानते हैं। कौन से, श्वेत कोयला या सफ़ेद कोयले के नाम से इसे जानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से ये वाली बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका उत्तर क्या है, सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आया, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है। इसने एक कंडीशन दी है, तो बताइए उसके 3/4 भाग को नष्ट होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को जरा ये थोड़ा ध्यान से करना, 6 साल मत कर देना इसका आंसर। देख कैसे करते हैं, जैसे आधा भाग तो नष्ट हो गया इसका 4 माह में, यानी 4 माह में हुआ है कि नहीं हुआ। अब जो आधा बचा है, तो दोस्तों जो प्रोसेस है वो चाहे आधे का आधा हो, वो हमेशा आपका 4 महीने ही लेगा। तो देखो आधा तो ये खत्म हो गया, और आधे का आधा कितना होता है, 1/4 होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। ये आधे का 1/4 कब खत्म होगा, ये अगले 4 माह में खत्म होगा। तो देखो तो टोटल कितना खत्म हो गया, 1/2 प्लस में 1/4 आपने इसको ऐड किया, तो टोटल मिला के 3/4 हुआ कि नहीं हुआ। और कितना समय, क्योंकि 4 माह आधे में हो गया, फिर 4 माह आधे का आधा, तो टोटल कितना हो गया, 8 माह। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो कितने महीने होगा, 8 महीने होगा। यानी जो आपका अगर कोई पदार्थ 4 महीने में आधा विघटित होता है तो 3/4 भाग होने में उसे कितने महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के MRI के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। आपको फटाफट इसका आंसर बताना है। आपके ऑप्शन हैं सिडनी ब्रेनर, पॉल सी लॉटबरर, जॉन सी स्टलन, H रॉबर्ट हार्टविट। तो फटाफट दोस्तों इस प्रश्न का मुझे आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पॉल सी लॉटबरर। कौन सा होगा, पॉल सी लॉटरवर्ड ने इसकी MRI की क्या किया था, विकास में सहायता, और उन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए ऑप्शन बी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर दो बात आई। सबसे पहले इसने MRI का नाम लिया है, तो सबसे पहले MRI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी MRI की फुल फॉर्म होती है, MRI की फुल फॉर्म होती है, M मतलब मैग्नेटिक, R मतलब रेजोनेंस और I मतलब होता है इमेज।
तो ठीक है, तो यहाँ पे MRI की फुल फॉर्म ये हो गई। ये क्या करता है, ये शक्तिशाली चुंबकों और रेडियो किरणों और कंप्यूटरों का प्रयोग करके आपके शरीर के अंदर की क्या लेता है, तस्वीर लेता है और स्कैन करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग निम्न में से किस रूप में किया जाता है, आपको ये बताना है। सबसे पहले यह भारी जल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। भारी फॉर्मूला का क्या होता है, D2O होता है। क्या होता है, D2O। तो D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, शीतलक के रूप में, ईंधन के रूप में, नियामक के रूप में, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी जो D2 है बाहरी जल का प्रयोग नियामक के रूप में किया जाता है। नियामक का अर्थ बोले तो दिशा निर्देशक, जो मतलब एक जो नाभिकीय भट्टी में जो क्रिया होती है उनको दिशा नियंत्रित करता है, उनकी दिशा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, तेज या धीमे करने की कोशिश करता है। चलो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आंसर इसका कौन सा दे रखा है, इसका आंसर सी दे रखा है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है। आपके ऑप्शन है कोयला, पेट्रोल, जलने वाली गैसें और यूरेनियम। दोस्तों परमाणु भट्टी की बात की इसने, तो परमाणु भट्टी या परमाणु रिएक्टर में जो आपका ईंधन के रूप में यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, यूरेनियम किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, यूरेनियम। और यूरेनियम 235 का तो नाम आपने सुना ही होगा, मेनली इसका प्रयोग किया जाता है। थोरियम वगैरह भी किया जा सकता है, लेकिन मेनली कौन सा किया जाता है, आपका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका क्रमांक कितना है, 92 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता, आपको इसका आंसर बताना है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है। ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, विमंदक के रूप में, विद्युत रोधी के रूप में। फटाफट आंसर बताइए। तो दोस्तों जो नाभिकीय रिएक्टर हैं उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले इनको देख के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस कौन सी है जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्न में से वो गैस कौन सी है, आपको उसका आंसर बताना। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन मेथेन और ओजोन। फटाफट दोस्तों इस प्रश्न का आंसर दीजिए। दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रश्न को गलत मत कर दीजिए, कहीं आप ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड मत कर देना, क्योंकि इसने क्या बोला है, ऑटोमोबाइल वाहन बोला है, जो किस गैस का प्रयोग करते हैं, वो निष्कासित करते हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का प्रयोग का निष्कासन करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण करने में अपना रोल अदा कर रही है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके लिए, अगला प्रश्न कह रहा है भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता युक्त प्रक्षेपास्त्र है। आपको यह बताना है कि नीचे दिए गए जो हैं उनमें कौन सा आपकी मिसाइल है वो मध्यम दूरी के लिए क्या करती है, प्रयोग में की जा सकती है। आपके ऑप्शन हैं अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल। तो दोस्तों आपका जो इसमें होगा वो होगा आपका अग्नि मिसाइल। कौन सी होगी, अग्नि मिसाइल। अगर बात करें अग्नि मिसाइल की, तो अग्नि मिसाइल की जो परास है वो लगभग 800 या 800 किलोमीटर के आसपास तक की है, यानी ये 800 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को क्या कर सकती है, अपना निशाना आसानी से बना सकती है। तो दोस्तों आपका ये आंसर होगा, आपका ऑप्शन कौन सा होगा, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। अब चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है अंकीय सिग्नल में किस प्रलेख को कोडन करने के बाद उसे टेलीफोन, टेलेक्स या उपग्रह द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है, जहां इसका विकोडन किया जाता है और मूल प्रलेख को सही प्रति तैयार की जाती है। निम्न में से वह कौन सी प्रक्रिया है
जो इसका प्रतिनिधित्व करती है। आपको ये बताना कि कोड में भेजकर उसको दूसरी जगह डिकोडित कर लिया जाता है। आपका ऑप्शन है फैक्स, शब्द संसाधन, टेलेक्स और ईमेल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। कौन सा? फैक्स। यानी फैक्स वह प्रक्रिया है जो एक तरफ से कोड करके दूसरी तरफ को क्या कर लिया जाता है, उसे डिकोडित कर लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है ज्यामिति के जनक किसे माना जाता है। पाइथागोरस, यूक्लिड, अरस्तुर और केपलर। तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा इस प्रश्न के लिए होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी यूक्लिड को क्या माना जाता है, ज्यामिति का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती हैं जहां तड़ित झा आती है। अब सबसे पहले तड़ित झा का अर्थ आपको समझना होगा। तड़ित झा का मतलब होता है आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली जहां गिरती है वहां पर आती है। तो आकाशीय बिजली गिरती कैसे है? तो देखो आकाशीय बिजली जब नीचे से ठंडी वायु, बादल जब ऊपर जाते हैं तो उनके बीच में क्या हो जाता है, गर्म वायु भर जाती है। और तो इससे क्या होता है, इसमें दो तरह के आवेश हो जाते हैं। एक तो बादलों के ऊपर क्या हो जाता है पॉजिटिव और नीचे क्या हो जाता है नेगेटिव। तो दोनों ये आपस में मिलते हैं तो वहां पे क्या होती है, टकराने से क्या होती है, बिजली पड़ती है। तो वही बिजली जहां गिरती है ये उसी क्षेत्रों की बात कर रहा है। तो आपके ऑप्शन देखिए क्या क्या है। पहला ऑप्शन आपका है आइसोहाइटस, दूसरा है आइसोकॉन्स, तीसरा आइसोबोटस और चौथा है आइसोफिन्स। तो फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी आइसोब्रोटस उसको कहते हैं, जहां पर तड़ित झा आती है उन पर जो रेखाएं हैं बनती हैं। क्लियर है कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध। आपको यह बताना है कि अगर किसी वस्तु का तापमान घटा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपके ऑप्शन है घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, शुरू में घटता है और उसके बाद में बढ़ता है। तो आप फटाफट इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों आपको मैं बता चुका हूं जो T है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, R के। यानी जितना कम टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा और जितना अधिक टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि तापमान घटा रहे हैं तो तापमान को कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, आपका कम होगा, यानी वस्तु का प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए कि वस्तु का तापमान प्रतिरोध घट जाता है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन, 2 बार आपका पटवार में भी आया हुआ है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। लियोनार्ड डा विंसी, डेनिस ग्रेसॉन, जोसेफ स्प्रिन, पियर्स ले स्पेंस। तो फटाफट दोस्तों इसका आंसर बता दीजिए किसने इसका आविष्कार किया था। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, यानी जोसेफ अपिसिडन ने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके लिए है भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक, ध्यान रखिए इसने पहली पूरा देशज मिसाइल कौन सी है जो भारत में बनी थी। आपके ऑप्शन है अग्नि, पृथ्वी, नाग और आकाश। तो फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए। तो आपका इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी पृथ्वी। पृथ्वी मिसाइल जो है आपकी पृथ्वी सतह से सतह पर क्या करने वाली है, मार करने वाली है। और ये स्वदेशी भारत में निर्मित क्या थी, ये पहली मिसाइल थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। द्रव्य ऊर्जा परिवर्तन में, रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन,
यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन, न्यूट्रॉनों का प्रोटॉनों में परिवर्तन। तो फटाफट दोस्तों इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अल्फ्रेड नोबल को नोबल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली। आपको ये बताना है, जो नोबल पुरस्कार दिया जाता है उन्होंने जो इस ट्रस्ट का मतलब ट्रस्ट बनाया था उसके लिए जो धनराशि आई थी वो कहाँ से, किसके आविष्कार के आई थी। स्टीम इंजन से, ऑटोमोबाइल से, डायनामाइट से और टेलीफोन से। हम सबको पता है कि जो अल्फ्रेड नोबल हैं उन्होंने किसका आविष्कार किया था, किसकी खोज की थी, डायनामाइट की खोज की थी। तो उसके आविष्कार से उन्हें इसकी क्या मिली थी, धनराशि प्राप्त हुई थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व कौन कौन से हैं। जब नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है तो उसमें कौन से दो तत्वों का प्रयोग करके उसको नियंत्रण करने की न्यूट्रॉनों को अवशोषण किया जाता है। आपका बोरॉन और कैडमियम ऑप्शन ए, दूसरा बोरॉन और प्लूटोनियम, ऑप्शन सी है कैडमियम या यूरेनियम, चौथा है यूरेनियम और बोरॉन। फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिए। हाँ, मुझे उम्मीद करता हूं आपने आंसर दे दिया होगा। तो आपका जो आंसर है वो है दोस्तों, देखिए आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, बोरॉन और कैडमियम। जब नाभिकीय जो क्रिया होती है उसमें नियंत्रण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बोरॉन और कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। विखंडन के दौरान न्यूट्रॉनों की संख्या को नियंत्रण करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्यों। आपको ये बताना जाना है कि जो भारी हैं जैसे ट्रक वगैरह, गाड़ी वगैरह, रेल वगैरह, इसे डीजल का प्रयोग किया जाता है, क्यों। आपको ये बताना है, ये सस्ता होता है, इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है, इसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है, कच्चे माल से उसका अधिक उत्पादन होता है। फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कहने का अर्थ हुआ कि इसमें अधिक क्षमता होती है और इससे ईंधन की क्या होती है, बचत होती है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से वह कौन सी धातु है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। आपको इसका आंसर बताना है। आपके ऑप्शन जो हैं, आपके ऑप्शन पहला है आर्सेनिक, सीसा, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो दोस्तों पानी को जो अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित कर रही है वो है आपका ऑप्शन ए, आर्सेनिक। कौन है जो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित करे, जिससे बहुत सारी मछलियाँ आए दिन समुद्र में मरती हुई हमें रोज़ मिल जाती हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है। आपको यह बताना है। जो विखंडन होता है ना यूरेनियम का, उसके लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से किसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्योंकि नाभ के विखंडन के लिए यूरेनियम की है तो दोस्तों इसमें न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रॉन की। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहां से आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। क्योंकि दोस्तों ये आपकी टेस्ट क्लास है इसलिए स्पीड थोड़ी फास्ट है। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 61, ट्राई नाइट्रोडुलाइन का विस्फोट निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है। आपको यह बताना है। तो आपका ऑप्शन है ए अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी अमोनियम नाइट्राइड, तीसरा है अमोनियम सल्फेट और चौथा है अमोनियम नाइट्रेट। तो फटाफट दोस्तों आंसर बताइए।
तो जो ट्राई नाइट्रो डाइकुलाइन है, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो अमोनियम नाइट्रेट के साथ में किया जाता है। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन डी एकदम सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका ऑप्शन भी कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? सौर ऊर्जा का कारण है। आपको यह बताना है कि सौर ऊर्जा है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? संलयन अभिक्रिया से, विखंडन अभिक्रिया से, दहन अभिक्रिया से, रासायनिक अभिक्रिया से। तो दोस्तों जो आपकी सौर ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से। जो आपका सूरज है उस पर कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। इस और संलयन अभिक्रिया में ध्यान रखना, विखंडन से ज्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो आपको संलयन अभिक्रिया में प्राप्त होती है। तो अतः यहां पर कौन सी क्रिया होती है? संलयन अभिक्रिया से हमें सौर ऊर्जा मिलती है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्न में से क्या कहा जाता है? आपको ऐसे उद्योगों को क्या कहा जाता है आपको यह बताना है। फटाफट देखो, पहला है सनलाइट उद्योग, स्टार्ट उद्योग, सनसाइड उद्योग, सनराइज उद्योग। तो दोस्तों ऐसे उद्योगों को कहा जाता है, ऑप्शन आपका जो सही है ऑप्शन डी सही है, यानी सनराइज उद्योग कहा जाता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला आपका प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? यानी आउटपुट आपको किससे नहीं मिलता? फटाफट इसका आंसर दीजिए, ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं। और पहला है इंकजेट मुद्रक, प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता, स्पीकर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभिज्ञाता कह रहा है तो यहां पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता आपका ये एक आउटपुट उपकरण नहीं है। निर्गम का मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य का प्रकाश, ताप, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? आपको यह बताना है। यानी सूर्य का प्रकाश, तापमान तथा दाब और वायु का वेग एक साथ क्या बनाते हैं? पर्यावरण, परिवेश, जलवायुवीय कारक और जैविक यौगिक। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी जलवायुवीय कारक आपका ये सब मिलकर बनाते हैं। ठीक है, जल एवं वायु के कारक मिलकर ये सारे बनाते हैं। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके पास क्या है? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इंपोर्टेंट है आपके लिए। सौर प्रणाली खोज किसने की थी? आपके लिए है गैलीलियो, जे.एल. वेड, कोपरनिकस और कैप्लर। तो दोस्तों जो आपकी सौर प्रणाली की खोज की थी वो किसने की थी? कैप्लर ने की थी। इन्होंने दूरी ग्रहों की दूरी के बारे में अपने कुछ 3 नियम भी दिए हैं। तो आपका इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? कैप्लर होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में न्यूक्लियर विस्फोट संसाधनों का परीक्षण किया गया था। आपको ये बताना है। श्रीहरिकोटा में, बेंगलुरु में, पोखरण में और कांचीपुरम में। तो भारत में जो पोखरण परीक्षण, जो परमाणु परीक्षण किया गया था वो कहाँ गया था? पोखरण में किया था 1974 में। और इस विस्फोट को भारत ने क्या नाम दिया था? स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया था। ये लास्ट क्लास में अपन लोगों ने डिस्कस भी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर का क्या अर्थ है? आपको यह बताना है कि जी का अर्थ यहां पर क्या है। जी का पहला अर्थ गवर्नेंस, ग्लोबल, जनरेशन और गूगल। तो दोस्तों यहां पर जी का जो अर्थ है वो क्या है? जनरेशन। अभी 5G चल रही है तो 5G में भी इसका अर्थ क्या जाएगा? जनरेशन। G4 क्या होगा? जनरेशन होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न कह रहा है ओटो हान किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं? ओटो हान किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन है एटम बम, टेलीविजन, एक्स किरणें, खनन सेफ्टी लैंप। फटाफट दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो जो आपका जो आंसर है वो दोस्तों इसमें है ऑप्शन ए, यानी ओटो हान अपने एटम बम के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। ओटो हान कहां से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से बिलोंग करते हैं। कहां से? अमेरिका से बिलोंग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए निम्नलिखित में कौन से प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में
यानी अर्थ टू एयर में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र, आपको ये बताना है। त्रिशूल, K-15, सारिका, अग्नि और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका आंसर होगा वो होगा त्रिशूल, क्योंकि वैसे भी त्रिशूल को फेंक कर ही तो मारा जाता है जमीन से। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए होगा, यानी त्रिशूल मिसाइल है जो भूमि से कहां पर मार करती है? हवा में क्या करती है? मार करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारत के में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचलन का मर्मम केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ है? इंपोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, यानी इसका मुख्यालय कहाँ है आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी हसन कर्नाटक। हसन कर्नाटक सबसे पहले MCF की फुल फॉर्म होती है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। MFC का फुल फॉर्म क्या है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ठीक है। और ये कहां पर स्थित है? ये अपने हासन कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पायसी कारक एक एजेंट है जो आपको ये बताना है कि इसका अर्थ काम क्या है। जो पायस को स्थायी कर देता है, पायस के घूर्णन में मदद करता है, परिक्षेपण को तीव्र करता है, पायस का समंगीकरण करता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए पायस होता क्या है, पायसी होता क्या है। तो दोस्तों ये पायसी क्या होता है? दो ऐसे तत्वों का योग होता है जो आपस में घुल नहीं पाते। जैसे आपने जल लिया और तेल लिया, तो ये आपस में एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। तो आपका आंसर जो होगा इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन ए, यानी ये पायस को स्थायी कर देता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि आपको बताना पानी पर क्यों तैरती है। ठोस होती है और पानी तरल होता है, पहला रीजन तो इसने दिया है। दूसरा देखो क्या कह रहा है? बर्फ का घनत्व तो पानी के घनत्व की अपेक्षा कम होता है। तीसरा कह रहा है बर्फ घनत्व तो पानी से अधिक अपेक्षाकृत अधिक होता है। बर्फ का घनत्व तो पानी की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। और तीसरा बर्फ का घनत्व उतना ही होता है जितना पानी का होता है। तो दोस्तों जो आपका आंसर होगा इस प्रश्न के लिए वो होगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी, यानी बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा क्या होता है? कम। तो आपेक्षिकता सिद्धांत क्या कहता है कि जिस वस्तु का घनत्व पानी से कम होगा वो तो तैरेगी, और पानी से अगर अधिक हुआ तो वस्तु क्या हो जाती है? डूब जाती है। आपेक्षिकता सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 74 नंबर क्वेश्चन आपका, कि पक्षी को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस लेने में कोई परेशानी महसूस नहीं होती, इसका आपको कारण बताना है। उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी वे उनके अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? देखिए अगला प्रश्न कह रहा है तारकोल वाली सड़क पर टूट फूट तब होती है जब उनमें सड़क पर पानी स्थिर हो जाए, अत्यधिक यातायात हो, रखरखाव ना हो, ढाल ना हो। तो दोस्तों इन सभी कारणों में से जो आएगा कि टूट फूट बोला है, तो टूट फूट कब हो जाएगी? जब सड़क पर क्या हो जाता है? पानी भर जाता है, इसलिए वो क्या हो जाता है? आपके टूट फूट हो जाती है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन ए सही है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि पिकोनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? यानी आपको बताना है पिकोनोमीटर किस लिए प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन ए है घनत्व, ऑप्शन बी है सौर विकिरण की तीव्रता, तीसरा है भूकंप की तीव्रता और चौथा है तापमान। तो आपका फटाफट इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी घनत्व को नापने के लिए पिकोनोमीटर का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। क्लियर है? यहां से इतनी बात आपको डाउट क्लियर होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। देखिए क्या कह रहा है कि सूखी बर्फ क्या है? बिना पानी की ठोस बर्फ, बेंजाइड एसिड, ग्लेशियर एसिड और चौथा
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों जो शुष्क बर्फ कहते हैं वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को कहते हैं। तो आपका जो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारत की मिसाइल अग्नि 2 है न्यूक्लिक अम्ल, पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली मिसाइल, पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली मिसाइल, पृथ्वी से सागर में मार करने वाली मिसाइल। तो दोस्तों आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी सही होगा यानी पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली मिसाइल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, इस क्लास का। घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रतिशत मतलब ठंडाई के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ठंडाई के लिए कौन सा का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर वगैरह में? नियॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्योन। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा वो होगा फ्योन, यानी सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? फ्योन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए आज क्लास का आखिरी प्रश्न जो देखिए आपकी स्क्रीन पर है। लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट आदि प्रारूप जिनकी सफल उड़ान भारतीय वायुसेना द्वारा जनवरी 2001 में की गई, उनका निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के किस कारखाने में किया गया? आपको ये बताना है। आपकी ऑप्शन है कानपुर, बेंगलोर, कोरापुट और नासिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी बेंगलुरु। तो भारत की उड़ान के लिए कहाँ पर निर्माण किया था? बेंगलुरु में किया गया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज क्लास पसंद में आई होगी। तो और आप अब मुझे अगर रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो मुझे अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैं अभी नेक्स्ट क्लास में आपको अपना रेफरल कोड दे दूंगा, जिसका यूज करके आप कुछ डिस्काउंट अपनी फीस में पा सकते हैं। तो जुड़े रहिए स्टडी इजी के साथ में अनअकैडमी मुझे फॉलो कीजिए रिंकेश कुमार शर्मा के नाम से। चलो मिलते हैं, तब तक